सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हम दोबारा से हाजिर होते हैं सर्कल के लेक्चर पे। तो कल हमने क्या करवाया था, पार्ट 1 सर्कल का करवाया था, जिसमें हमने उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या जो उसमें इंट्रोडक्शन में हमने समझा था कि सेंटर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होती है, और उसके अलावा जो टेंजेंट एंड सिकेंट, ये सारी चीजें हमने समझी थी, कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। और उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी उसकी ये समझी थी, उसकी जो टेंजेंट होती है, कि उसमें हमने समझा था कि जो टेंजेंट होती है, जिस पॉइंट पर टच करती है ना, उसको पॉइंट ऑफ टच यानी स्पर्श बिंदु कहते हैं। और अगर केंद्र सेंटर से उस पर ऐसे लाइन खींची जाए तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है। ये भी प्रॉपर्टी हमने की थी। और आज हम दूसरी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, टेंजेंट की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम सिद्ध भी करेंगे। सो गाइस, मेरी आवाज थोड़ी वो क्या है, कल बारिश की वजह से भीगने के कारण आवाज थोड़ी कम हो गई है। तो अगर आपको वॉल्यूम कम लगे तो आप थोड़ी फोन की वॉल्यूम बढ़ा लेना, तो आपको क्लियर आवाज सुनाई दे जाएगी। तो बेसिकली हमें यह क्या प्रूव करना है। सो गाइस, ये प्रॉब्लम ये कहती है कि बाह्य बिंदु से यानी बाहर, यानी सर्कल के कोई बाहर बिंदु है। तो मैंने क्या मान लिया, पॉइंट पी मान लिया, मैंने इस जगह पे मान लिया। आप इधर मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, यानी सर्कल के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट मान लो। तो मैंने यहाँ पे पी पॉइंट मान लिया ना, कोई बाह्य बिंदु मान लिया, पॉइंट पी। ये बिंदु मान लिया, इसको मैंने पी कह दिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो मुझे पता है, अगर इस पॉइंट से मैं वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचू, टेंजेंट खींचू, तो मुझे पता है कि या तो मैं ऐसे खींच सकता हूं जो इसको टच करती हुई जाएगी, या फिर एक ऐसे खींच सकता हूं। और पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसके अलावा अगर मैं इधर इस तरफ कहीं खींचूंगा तो वो तो टच ही नहीं करेगी, वो इससे कनेक्ट में ही आएगी, तो वो तो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। और अगर मैं इसके अंदर की तरफ कहीं खींचता हूं तो वो तो दो पॉइंट्स पर कट कर जाएगी। इज इट क्लियर? तो वो क्या हो जाएगी, वो सेकेंड हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो मैक्सिमम दो ही पॉसिबल होती हैं। कितनी? मैक्सिमम दो पॉसिबल होती है। मैक्सिमम दो ही पॉसिबल होती है। आप बनाने की कोशिश करो, आप यहां से खींचो, यहां से कहीं भी खींचोगे ना, तो या तो इसको अंदर से काटते हुए जाएगी, वो तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी, या फिर बाहर से निकलते हुए जाएगी, तो वो तो अप्रतिच्छेदी हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें स्पर्श रेखा चाहिए। तो स्पर्श रेखा किसी पॉइंट से सर्कल पे खींचे, बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे खींचे, तो मैक्सिमम दो ही पॉसिबल होती है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा है ना, यानी हमने स्पर्श रेखा खींच दी, यहां से एक टेंजेंट खींची, एक इस तरफ खींची, है ना। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, यानी कि यहां से मैंने जो सर्कल है उस पर जो टेंजेंट खींची, एक तो इधर खींची, एक दो इधर खींच ली, तो टोटल दो हो गई। तो इसमें क्या रखा है, ये दोनों लंबाई है ना, ये दोनों सेम होती हैं, यानी ये और ये दोनों सेम होगी। सपोज करो पी ये लंबाई ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ये प्रमेय हमें कहती है, और हम इसका प्रूफ भी अभी करेंगे। सो गाइस, आई होप ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि अगर सर्कल है, उसके बाहर से कोई पॉइंट से, बाहर के कोई पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट खींचते हैं ना, तो जो दोनों की लंबाई होती है, जो ये लेंथ होती है, ये इक्वल होती है। यानी जो इसमें हम कहूं कि पी ए बराबर पी भी हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं, यानी ये लंबाई बराबर ये लंबाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? 50 है, ये 50 मीटर है, तो ये भी 50 हो जाएगी। जितनी भी है उतनी ये हो जाएगी, जितनी ये उतनी ये हो जाएगी। इसको अभी हम प्रॉपर मैथमेटिक्स से समझेंगे, सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता से समझेंगे, और एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस के थ्योरम के थ्रू इसको प्रूव करता हूं, उसके बाद सर्वांग समता का मैं डायरेक्ट बता दूंगा भाई कैसे कैसे हो रहा है। और वो सर्वांग समता का तो आपके बुक में भी दे रखा है। तो अब मैं इसको प्रूव करता हूं भाई कैसे आ रहा है। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको इससे मिलाऊंगा। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, आपको रेडियस हो जाएगी, और आपको पता है फिर ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, मैंने कल बता चुका हूं। ऐसे ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी ये भी स्पर्श बिंदु है, इससे भी अगर सेंटर से मिलाऊंगा तो ये भी एक रेडियस हो जाएगी, और ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा? ये समझ में आ गया है ना। और मैं क्या करूंगा, मैं ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लूंगा एक। इज इट क्लियर? इसको मिला लिया मैंने, सीधे मिला लिया है ना, मिला लिया। तो आपको क्या मिल गया? आपको दो त्रिभुज मिल गए ना, दो त्रिभुज मिल गए, एक तो ये वाला मिल गया और एक नीचे वाला मिल गया, है ना। तो गाइस, अगर मैं सर्वांग समता से करूं, सर्वांग समता के लॉ के हिसाब से करूं, तो क्या हो जाएगा? सर्वांग समता से मुझे ट्राइंगल पी ओ पी ओ ए पी, क्या ओ ए पी एंड ओबीपी, ओबीपी क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज है। क्यों है मैं बताता हूं क्यों है। गाइस, इसमें देखो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कंपैरिजन करो, ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी त्रिभुज पी ए क्यू में, त्रिभुज ओ ए पी एंड ओ बी पी में ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा।
यानी कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा होगी। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे कर दिया, ये क्यों बराबर कर दिया, कहां कह रखा है। गाइस देखो ये सर्कल है और सर्कल में सेंटर से उसके सरफेस वाले पॉइंट पे मैं लाइन खींच रहा हूं तो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, है ना, पता है। और ये भी तो एक तरह से रेडियस ही है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो पॉइंट से सरफेस की तरफ खींचता हूं। तो मैंने बताया था ना ये सारी दुनिया बराबर होती है, ये यहां से ये खींचूंगा तो ये बराबर होगी, ये भी इसको इक्वल ही होगी, ये भी इसको इक्वल होगी, ये भी इसको इक्वल होगी, तो ये दोनों सेम ही होती है, इसलिए मैंने ओ ए बराबर ओ बी कर दिया, क्योंकि ये क्या है, जो सर्कल की रेडियस है। इज इट क्लियर। और उसके अलावा इस वाले त्रिभुज में ये एंगल और इस वाले त्रिभुज में ये एंगल, ये दोनों सेम है। इज इट क्लियर। तो मैं लिख रहा हूं एंगल ए बराबर एंगल बी दैट इज 90 डिग्री। क्यों सेम है, क्योंकि इसको देखो ये कितना है, ये 90 डिग्री, आपको पता है ये भी 90 डिग्री है। तो इस वाले त्रिभुज में ये भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा इक्वल कर दी, ऐसे ये दोनों एंगल भी सेम आ रहे हैं। इज इट क्लियर। तो और इस वाले त्रिभुज में ये साइड क्या है, ओपी है। इज इट क्लियर, ओपी। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में भी ये साइड आ रही है, दोनों आ रही है ना, तो ये दोनों त्रिभुज में आ रही है। इज इट क्लियर। तो देखो ये तीन चीज आ गई ना, तो ये क्या हो गया, ये आरएचएस सर्वांग समता नियम हो गया। क्योंकि आरएचएस में क्या होता है, एक तो होता है साइड होती है, दो साइड आएंगी और एक 90 डिग्री एंगल कॉमन आता है, तो वो आरएचएस सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाते हैं। तो बेसिकली आरएचएस हो गए। कैसे हो गए, मैंने क्या किया, सबसे पहले इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इक्वल है, और इस वाले ट्राइंगल में ओ ए पी में 90 डिग्री आ रहा है और ओ बी पी में कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रही है, दोनों एंगल भी इक्वल है। उसके अलावा इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा, ये दोनों भी सेम आ रही है ना, ये दोनों तो एक ही नाम है ना, इस वाले दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना ये, तो ये भी इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो यानी कि मैंने किसी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तीन चीजें सेम आ गई ना, एक तो ये वाली भुजा सेम आ गई, एक ये दोनों में आ रही है और एक एंगल भी सेम आ रही है। इज इट क्लियर। तो ये सर्वांग समता मतलब आरएचएस सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएंगे। और आपको पता है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ना, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं भी समान होती है, उनके सभी कोण समान होते हैं, उसकी सब चीजें बराबर होती हैं, सेम होती हैं। इज इट क्लियर। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए इनकी भुजाएं भी समान हो जाएंगी। तो इन वाले त्रिभुजों में हमने ये तो कंपैरिजन कर लिया, ये भुजा भी ले ली, ये भुजा भी हमने कंपैरिजन कर ली थी, बची कौन सी, ये वाली भुजा, तो क्या हो जाएगी, पी ए बराबर पी बी हो जाएगी। इज इट क्लियर। यानी कि मैंने बताया कि सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनकी बाकी भुजाएं भी समान होती है, उनकी सभी भुजाएं समान होती है। तो इस वाले त्रिभुज में मैंने ये भुजा ले ली, पी ए ले ली, ऐसी इस वाले त्रिभुज में कौन सी आ जाएगी, पी बी आ जाएगी, तो वो दोनों भी सेम होंगी। क्यों, सर्वांग समता नियम से। मैंने बता रखा है कि सर्वांग समता नियम, बार बार से कह रहा हूं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की जो भुजाएं होती है ना, सभी भुजाएं सेम होती हैं। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर इस वाले त्रिभुज में ये वाली साइड होती है ना, वो सेम हो जाएगी, यानी पी ए बराबर पी बी। और हमें यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना कि ये दोनों टेंजेंट सेम होती है, और हमने प्रूव कर दिया। ये तो सर्वांग समता नियम से। अब एक पाइथागोरस जो है उस थ्योरम से मैं इसको प्रूव कराने की कोशिश करता हूं। सो गाइस घबराना मत, ये थोड़ा आसान है। बस अगर आपको सर्वांग समता आती होगी फिर तो मैंने फालतू में रामायण बात की, क्योंकि फिर तो इतना भी बोलने की जरूरत नहीं थी, सीधे समझ में आ गया होगा। अगर सर्वांग समता नहीं आती तो थोड़ा एक बार कोशिश करना समझने की, आसान पड़ेगा। और अगर वो नहीं आती तो कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से करते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। इज इट क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये और ये लानी है, तो क्या करूंगा, मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा, इस वाले त्रिभुज को देखो, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला ये कितना आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है ना, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो मैंने ये क्या हो गया उसके सामने, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। जैसे ये होता है ना, एक तरह से इस तरीके से त्रिभुज दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है और ये ऐसे ही तो कर रखा है ना, ये ऐसे ही दे रखा है, ये 90 डिग्री है। तो मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है, आधार, और ये लंब हो जाएगा। इज इट क्लियर। मतलब इसको मैं थोड़ा मोड़ के ऐसे बनाऊं तो एक तरह से ऐसे हो गया, एक तरीके से ये ऐसे हो गया, ये 90 डिग्री है, तो मुझे बताया 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये बाकी अलग अलग साइड हो जाएंगे, लंब और आधार हो जाएंगे। आई होप ये आपको पता होगा। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस वाले 90 डिग्री इसके सामने तो कर्ण आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर हो जाएगा, ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का ऐड, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर को ऐड कर दिया हमने। इज इट क्लियर। ये तो हमने इस त्रिभुज में ले लिया, किस में लिया, ट्राइंगल ओ ए पी में लिया, है ना। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले त्रिभुज में 90 ये आ रहा है ना। इज इट क्लियर। अब आपको पता है कि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, जैसे इसके सामने ये आ रहा था, इसके सामने आ रहा है, तो ये कितना है, ओपी स्क्वायर, ये भी ओपी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। इज इट क्लियर। मैंने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर लिया। ये वाले भाई यार इसको देखो ध्यान से,
ये 90 डिग्री है, 90 के सामने कर्ण है, बाकी लंब और आधार बचे, तो कर्ण स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई और कुछ नहीं किया। अब क्या करूंगा, देखो गाइस इन दोनों इक्वेशन को देखो, ओपी स्क्वायर बराबर ये इसके बराबर आ रहा है, ऐसी ओपी स्क्वायर बराबर ये आ रहा है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे गाइस, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, देखो ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर है, वैसे ओपी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर है। यानी सपोज करो ओपी स्क्वायर कितना है, जो भी है, यानी ओपी स्क्वायर इसके भी बराबर है, ओपी स्क्वायर इसके भी बराबर है, ये दोनों चीज बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगी। ये चीज नहीं समझ में आ रही हो तो ऐसा करो, ये ओपी स्क्वायर है ना, इसको वापस दोबारा से लिख लो, ओपी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, यानी इसी लाइन को जो ये थी इसको मैंने दोबारा से लिख लिया। अब ये ओपी स्क्वायर इसके भी तो बराबर है, ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, तो मैं ओपी स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि सीधे सीधे मुझे दे रखा है ओ स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, यानी ओपी स्क्वायर की जगह मैं यहां से ओ स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया बराबर एज इट इज द चला ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। और गाइस देखो ओ ए क्या है, ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगी ना, क्योंकि दोनों त्रिज्या है ना, सेम ही रहेंगे। मैंने बताया था ये भी इसके बराबर हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएंगे, रेडियस सेम रहती है, तो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगी है ना। तो ओ ए मुझे पता है कि ओ ए बराबर ओ बी, यानी ये दोनों बराबर रहेंगे रेडियस है, तो मैं ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओबी भी लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं ओबी स्क्वायर इज इट क्लियर प्लस पी ए स्क्वायर एज इट इज, ये एज इट इज ओ ए की जगह मैंने ओबी लिख दिया बराबर ओबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर ओबी स्क्वायर आ रहा था ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी ए बराबर पीबी चाहिए, तो मुझे पी ए और पीबी तो मिल गए, लेकिन मेरे को ये दोनों ढाने हैं, इज इट क्लियर, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने चेंज किया। अब देखिए दोनों सेम आ रहे थे, आपस में कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे, इधर प्लस में दूसरी तरफ भेजूंगा तो माइनस में आ जाएगा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको ये समझ में आएगा कि ये एज इट इज ओबी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इट क्लियर। अब इधर ओबी स्क्वायर है, इसको इस तरफ भेजूंगा तो माइनस ओबी स्क्वायर हो जाएगा, इज इट क्लियर, कट जाएंगे क्योंकि ये तो प्लस है, ये माइनस कट जाएंगे, तो बचा गया पी ए स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर बचा, इज इट क्लियर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो है ना, इज इट क्लियर, तो पी ए क्या बचेगा, पी ए बराबर पीबी बचेगा, और हमें यही तो सिद्ध करना था कि ये दोनों रेडियस, मतलब ये दोनों जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। अब आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस सर्कल की जो टेंजेंट होती है उसकी मेन दो प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो काफी सारी होती है, पर अभी टेंथ में बेसिक्स है उसमें बस दो प्रॉपर्टी बताइए। एक क्या है कि जो ये टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का होता है, और उसके अलावा अगर बाहर से किसी पॉइंट से स्पर्श रेखा टेंजेंट खींची जाए तो दोनों इक्वल होती है, और उसके अलावा आपको पता ही है कि भाई एक पॉइंट पे स्पर्श रेखा एक ही टच करेगी है ना, और इस वाले पॉइंट पे देखना तो एक ही स्पर्श रेखा आ पाएगी है ना, वैसे पूरे सर्कल पे तो इनफाइनाइट आ सकती है ना, पर किसी एक पॉइंट पे एक ही आएगी, और बाहर वाले पॉइंट से मैक्सिमम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, और ये चीज समझ में आ गई तो हम अब इन सारी चीजों को जो हमने पढ़ी है उसको हम सीधे एग्जांपल्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, या फिर जो हमने ये थ्योरी पढ़ी है, जो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकली अप्लाई भी करना सीखें। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री बन रहा था, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था कि ये और ये दे रखी थी हमें, और हमें ये रेडियस पूछी थी ना, इसी तरीके से हम आज वाले जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें भी जो ये हमने ड्राइव किया ना, इसका हम यूज करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं या फिर कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज हमें अभी करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये बेसिक का टेंशन मत करो, आपका धीरे धीरे सारी चीजें मैं करवा दूंगा। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों यानी कोसेंट्रिक, यानी कि दो वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो, जैसे एक सेंटर ही मान लिया तो एक तो ऐसे खींच लिया और एक इससे बड़ा खींच लिया, तो उन दोनों का सेंटर तो एक ही रहेगा ना, इस तरीके से दो सकेंद्रीय वृत्त है ना, तो दो सकेंद्रीय वृत्त है, तो सबसे पहले वृत्त बना देता हूं, जो देर का उसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ो और उसको लिखो, उसके बाद अपने आप मैथ का सवाल इजी लगने लगेगा। तो सिद्ध कीजिए, यहां तक तो पता है हमें सिद्ध करना है, दो सकेंद्रीय वृत्तों, ये लाइन पढ़ी तो हमें दो सकेंद्रीय यानी जिनका सेंटर सेम हो, तो एक तो ये बन गया, एक सेकंड गाइस थोड़ा क्या है मेरी ड्राइंग ज्यादा खास नहीं है, तो एक तो ये हो गया, इसका सेंटर यहाँ हो गया, और इसी सेंटर से मैंने एक बड़ा वाला खींच लिया, इज इट क्लियर, ये मैंने सर्कल बना लिया, तो ये क्या हो गया, दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो देखो गाइस इसका इस वृत्त का जो सेंटर है वो ये रहा, और इस पूरे का वाला भी यही है, क्योंकि हमने ये खींचा था, ये ऐसे रखी तो खींचा था ना, इज इट क्लियर, तो बाहर वाला खींच गया, जब इसकी जो रेडियस कम कर दी तो ये छोटा वाला खींच गया, पर सेंटर तो सेम रहा ना, तो दोनों का सेंटर सेम है, यानी ये सकेंद्रीय वृत्त हो गया। हमने यहां तक पढ़ा और ये अप्लाई कर दिया, इसको मैं एक बार ओ मान लेता हूँ सेंटर को।
2 सकिंजे वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़ा वाला कौन सा गाइस आप देखो दोनों में, ऑब्वियसली ये बाहर वाले वही तो बड़ा होगा ना, आप देख सकते हैं भाई जो लंबा जाता है वही तो लंबा दिखता है ना। कंपैरिजन करते हैं कौन लंबा या छोटा है, तो हम खड़ा कर देते हैं एक साथ, फिर देखते हैं कौन किसकी ज्यादा हाइट वगैरह दिख रही, तो वो दिख जाता है साफ साफ। ऐसे इन दोनों खड़ा कर दिया ना, दोनों को देखो कौन बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा ऑब्वियसली मुझे बाहर वाले दिख रहा है, तो क्या हो जाए बड़ा, तो मैंने लिख लिया बड़े वृत्त की जीवा। तो जीवा क्या होती है, जो अंदर खींची जाए, लाइन खींची जाती है ना, ऐसे ये खींच ली, इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, इज इट क्लियर। और अगर मैं बाहर से लाऊं तो वो तो रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। और जीवा क्या होती है, जो सर्कल के अंदर ही अंदर होती है, 2 पॉइंट्स पे टच करती है ना, अंदर ही अंदर खींची जाए, जैसे यहां से यहां खींच ली, यहां से यहां खींच ली, है ना, तो क्या हो जाती है, वो हो जाती है उसकी जीवा हो जाती है। अगर बाहर से लेकर आऊं तो वो प्रतिच्छेदी लाइन या सेकेंड होती है। तो बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी मुझे बड़े वृत्त की जीवा बनानी है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है कि वो इसको टच करे, छोटे वाले को टच करे, क्यों निकलता ना, छोटे वृत्त को स्पर्श कर दिया। तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखो, इस मैंने बड़े वृत्त से खींची, यहां से खींची और ऐसे बनाई लाइन, तो वो यानी ये जीवा तो होगी, पर इसको टच करिएगा सेकंड वाले को नहीं, वो तो इसको काटते हुए जाएगी। अगर मैं ऐसे खींचूंगा ना, काटते हुए जाएगी, मुझे क्या है, इसको टच करते हुए जानी है। तो गाइस टच करते हुए कैसे जाएगी, टच करते हुए जाएगी जब मैं ऐसे खींचूंगा, इसको यहां से खींचूंगा, यहां से खींचूंगा और ऐसे खींचूंगा, इज इट क्लियर। तो ये टच, इसके लिए तो स्पर्श रेखा होगी, छोटे के लिए तो है ना, छोटे वाले के लिए तो स्पर्श रेखा होगी, लेकिन बड़े वाले के लिए क्या होगी, वो उसकी जीवा होगी, क्योंकि अंदर ही अंदर 2 पॉइंट पर टच करिए। इसके अलावा मैं अगर ऐसे लेता, ऐसे करके ऐसे ले लेता अंदर से, तो इसको भी काट रही होती है ना, इसको काट रही होती है, तो इसके लिए क्या हो जाती है, वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है ना, और इस बड़े के लिए जीवा हो जाती है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पर्श रेखा चाहिए छोटे वाले के लिए, तो छोटे को टच करते हुए जानी चाहिए, और बड़े के लिए जीवा, जीवा यानी बड़े को 2 पॉइंट्स पर कट करनी चाहिए। इसके लिए मैंने बना दी, तो इसको मैं लिख दिया ए बी, और जिस पॉइंट पर टच कर दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी हो गया, इज इट क्लियर। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मैंने यहां तक पढ़ लिया और उतार दिया। अब स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो ये स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त और छोटा वृत्त, ये 2 सकेंद्रीय वृत्त है। अगर हम बड़े वृत्त पे जीवा खींची जाए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना, स्पर्श करती है, तो जिस पॉइंट पर वो टच हो रही है ना, जिस स्पर्श बिंदु यानी ये वाला सी, उसको 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी कि सी पॉइंट है, इसको ये वाला और ये दोनों भाग इक्वल होते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है कि 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करती है, दो कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में समद्विभाजित करती है। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ कि जो ये रेखा है ना, ये लाइन, ये इसके लिए जीवा, और जो छोटे वाले के लिए जो टेंजेंट है, वो क्या है, वो 2 बराबर भागों में समद्विभाजित होती है, यानी समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी ये वाला, ये पूरी है, इसको 2 बराबर, एक रोटी है, इसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा, तो ऐसे कर दूंगा ना, बीच में से कर दूंगा, इज इट क्लियर। एक लाइन, इसको 2 बराबर भागों में, तो ऐसे कर दूंगा, एक ये वाला, यानी 2 बराबर का मतलब है कि 2 पार्ट्स में से कट कर दिए, तो एक ये और एक ये होगी, दोनों ये बराबर होनी चाहिए, तभी तो बराबर भाग होंगे ना। ऐसी ये पूरी लाइन, इसको 2 बराबर भागों में बांटूंगा, तो एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्लियर। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें ये दोनों पार्ट बराबर करने, यानी हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AC बराबर BC है, AC बराबर BC। तो क्या करेंगे, बस वही घिसा पेटा करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम कराऊंगा। देखो मैं इसको सेंटर को इससे मिलाऊंगा, इज इट क्लियर। तो ये क्या 90 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है, मैंने बता रखा है, और ये भी 90 होगा, है ना, क्योंकि भाई ये पूरी एक लाइन है, इसका 180 होता है, तो ये वाला 90 हो गया, तो बचा वाला भी 90 होगा, जब तो 180 होगा। अब मैं क्या करूं, इसको मैं इससे मिलाऊंगा, इस कॉर्नर से, इज इट क्लियर, और इसको मैं इससे मिलाऊंगा। अब देखो ये 2 त्रिभुज बन गए ना, बन गए ऑब्वियसली। एक तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, OA² बराबर OB², मतलब OA² बराबर OC² प्लस AC², यानी ये 90 इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो OA² बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, इज इट क्लियर। ऐसे इस वाले त्रिभुज में करूंगा तो OB² बराबर OC² प्लस BC² हो जाएगा, इज इट क्लियर। वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम वैसे हो जाएगा। मैं पाइथागोरस से करवा देता हूँ, पाइथागोरस से क्या लेता हूँ, त्रिभुज ट्राइंगल किसमें, OAC में, OCA में, किसमें, OCA में, OCA में क्या करूंगा, OCA में करूंगा ट्राइंगल OA², इज इट क्लियर, OA² बराबर OC² प्लस AC², OC² प्लस AC², इज इट क्लियर। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही मैं ट्राइंगल किसमें, ट्राइंगल इस वाले में OCB में, किसमें, OCB में, OCB में ये कर्ण इसके सामने वाली, मतलब ये 90 है तो इसके सामने वाली ये कर्ण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है, ये समझ पता होगा आपको। ठीक है, OB², क्या OB² बराबर ये स्क्वायर OC² प्लस BC², OC² प्लस BC², इज इट क्लियर। और गाइस आपको पता है कि जब देखो ये क्या है, ये दोनों OA और OB सेम होंगी, क्यों होंगी, क्यों होंगी पूछो,
अरे पूछो भाई पूछो, क्यों होंगी ये सेम? मैं बताता हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है आपको। अगर पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अपने आप भी पता चल गया होगा तो बहुत बड़ी बात है, यानी आपका दिमाग चल रहा है। अगर पता नहीं चला होगा तो भाई बादाम खाओ और दूध पियो, तब आपका दिमाग चलेगा। तो क्या ये क्या है, मैंने बताया था ये इसका सेंटर है, इस वाले त्रिभुज का दोनों का सेंटर है। और मैंने क्या किया, इससे यहां तक एक लाइन खींची। इज इट क्लियर? तो मैंने बताया था सेंटर से लाइन खींचता हूं तो क्या होती है, रेडियस होती है। किसकी हो जाएगी रेडियस? ये पूरी वाली लाइन, ये इस बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी। इज इट क्लियर? आई होप। और मैं यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, ये छोटे वाले की रेडियस हो जाएगी और ये पूरी बड़ी वाले की है। अब इस वाले के लिए देखो, यहां इस वाली लाइन के लिए देखो, ये सेंटर है और ये उसका सरफेस है बड़े वाले का। सेंटर से सरफेस के लिए लाइन खींचे तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। आपको पता है ना, ये वाली भी रेडियस, ये दोनों ये सब सेम होंगी बड़े वाले के लिए। इज इट क्लियर? तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगी क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज की त्रिज्या है। कौन से मतलब जो सर्कल है उसकी क्या है, रेडियस है। इज इट क्लियर? तो क्या जाएगा, ओ ए बराबर ओबी, जो ओ ए बराबर ओबी हो जाएगा। ओ ए बराबर ओबी। इज इट क्लियर? आपको पता होगा ओ ए बराबर ओबी होगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम होंगी भाई। अब मैं ऐसे खींचू ये वाली लाइन, तो क्या ये इसके इक्वल होगी? हाँ भाई, ये भी तो रेडियस है ना, तो ये भी इसके सेम ही होगी, इस वाले की, बड़े वाले के। अब मैं पूछूं कि इसको मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ? इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ इतने वाले के, क्योंकि इसके लिए ये किसकी त्रिज्या है, ये छोटे वाले की त्रिज्या है और ये भी छोटे वाले की त्रिज्या है, तो ये सेम होंगी। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आता होगा। तो इसको तो मैं डाल देता हूँ, जितना मुझे करना है उतना ही दिमाग लगाना है। तो ओ ए बराबर ओबी हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो मैं जो ओबी है, जो यहाँ पे जो ओबी आ रहा है, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ओ ए लिख सकता हूँ ना। ओबी बराबर ओ ए या ओ ए बराबर ओबी है ना। तो जो ओ ए मान लो कि 5-5 के दो नोट हैं और ओबी क्या है, 10 का नोट है मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5-5 के दो नोट रख लूँ या 10 का नोट रख लूँ, मतलब तो एक ही है ना। तो बस यही है। इज इट क्लियर? तो मैं ओ यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं ओबी की जगह ओ ए रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओबी की जगह क्या लिख दूंगा, मैं ओ ए रख दिया तो ओ ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? मतलब ओबी था ना, उसकी जगह मैं ओ ए रख दिया तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब गाइस ये ओ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ ए स्क्वायर है, तो इस ओ ए स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो रहा है, ये ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, तो ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, ये एज इट इज चलेगा, ओ सी स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम कट जाएंगे ना। मतलब इसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो माइनस में पहुंच जाएगा और प्लस माइनस कट जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बचेगा। और ए सी मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। मुझे यही तो सिद्ध करना था, ए सी बराबर बी सी, यानी तो बराबर भागों में डिवाइड कर होती है। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको एक दूसरा तरीका है कि इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले त्रिभुज के लिए ये 90 डिग्री आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री आ रहा है। इज इट क्लियर? और गाइज इस वाले त्रिभुज में ये क्या है, ये एक रेडियस है बड़े वाले की, इस वाले त्रिभुज में ये रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में समान रहेंगी। इज इट क्लियर? यानी इस वाले त्रिभुज में ये वाली, इस वाले त्रिभुज में ये वाली, ये दोनों समान और ये एंगल समान, और इसके अलावा ये दोनों त्रिभुजों में ये दोनों सेम आ रही है ना भुजा, तो ये भी सेम हो जाएगी। तो मैंने बताया था ना, तीन चीजें सेम आ गई तो वो सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। और मैंने बता दिया सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनकी सभी चीज समान होती हैं। तो इस वाली त्रिभुज की ये भुजा बराबर इस वाली त्रिभुज की ये भुजा हो जाएगी। सर्वांग समता से भी हो सकता है, मैं पाइथागोरस से ऐसे हो सकता है। तो दोनों तरीके बता दिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फर्दर आप आगे बढ़ते हैं। सो गाइस 10th क्वेश्चन हमारे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पिछला वाला हमारा प्रूफ वाला था, ये न्यूमेरिकल है। तो हमें क्या करना है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ना, और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लाइन पढ़ेंगे, उसको हम डायग्राम बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसे। तो मैंने एक बिंदु Q मान ली, यहाँ पे पॉइंट Q मान लिया, ये मैंने बिंदु Q मान लिया। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक वृत्त भी होगा है ना, वृत्त पर Q से, जो Q के अंदर भी हो सकता था, पर अंदर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने Q से स्पर्श रेखा खींची है वृत्त पे, तो उसी तरीके से खींचे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैं एक सर्कल बना लूंगा। इज इट क्लियर? इसको थोड़ा Q को थोड़ा दूर बना लिया मैंने। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। या वृत्त मैंने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना लिया, छोटा ज्यादा ठीक है, ज्यादा बड़ा जाने की जरूरत है ना। और Q हमारे यहीं रहने दो जहां पे हमने बताया था। तो मैंने बना लिया क्या, एक बिंदु Q से एक वृत्त भी बना लिया, जिसका सेंटर मैंने O मान लिया। इज इट क्लियर? बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर मैं स्पर्श रेखा खींच दूंगा, ये जा रहा हूँ और उसको मैं उतारते जा रहा हूँ। इज इट क्लियर? ये क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी है ना, टच करते हुए जा रही है, कट करते हुए नहीं जा रही, टच करते हुए जा रही है। तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ तक होती है, जहां तक टच करता है ना वहां तक लंबाई मानते हैं, यानी यहाँ से जहां से स्टार्ट हो रहा है और वहां तक टच करता है ना, वो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। इज इट क्लियर? और ये कितनी देर की है मेरे पास, देखिए 24 सेंटीमीटर। आई होप होगा, सारे जो मैं पढ़ रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। एक बिंदु Q मान लिया, एक वृत्त कर दिया और उस पर स्पर्श रेखा खींच दी, और इसकी लंबाई मुझे 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपको यहां तक लाइन समझ में आ गई होगी। एंड Q की केंद्र से दूरी, केंद्र क्या है, ये वाला सेंटर, और ये Q है। Q की केंद्र से दूरी यानी ये वाला,
मेरे को पता है ना भाई, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, मैं बोलूं इनकी दूरी 50 सेंटीमीटर, तो इनकी दूरी का मतलब है कि ये आपस में ये वाली दूरी, ऐसे ही तो होता है ना। तो बस ये है कि क्यू के केंद्र से दूरी यानी ये वाली दूरी कितनी है, ये मेरे पास 25 होगा। मुझे क्या फाइंड करनी है, वृत्त की त्रिज्या यानी ये रेडियस फाइंड करनी है। ये रेडियस है, ये या ये सब सेम रहेंगे, इज इट क्लियर। ये क्या है, ये रेडियस आपको पता चल गया होगा, अब तक तो कई बार यूज कर चुका हूं, यानी सेंटर से जो सरफेस तक जो जाती है ना लाइन, वो रेडियस होती है। तो मुझे ये रेडियस फाइंड करनी है, इसको क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया है ना, इज इट क्लियर, या रेडियस ही रहने दो, इज इट क्लियर। और इसको मैंने पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट दे दिया, और आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। मैं 1000 बार चिल्ला चुका हूँ, लेक्चर 1 में भी चिल्ला रहा हूँ, लेक्चर 2 में भी स्टार्टिंग से चिल्लाते जा रहा हूँ कि अगर टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है ना, वो आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो बस मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, इज इट क्लियर। तो मैं ये देखो, मुझे दिख रहा है 90 डिग्री कोण दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है, लंब और आधार दिख रहे हैं, तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा और मैं ये निकालूंगा रेडियस। तो आपको पता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम, इज इट क्लियर। ये 90 है, तो 90 के सामने वाला आपको पता है कि क्या होगा, वो ऑब्वियसली कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। मैंने कई बार बताया कि कर्ण आधार लंब ये पहचाना बता रखा है, जैसे ये एंगल ये मानू, मैं ये एंगल मानू, इज इट क्लियर। तो इसके हिसाब से सबसे पहले देखो कि कर्ण है, मतलब 90 उसके जस्ट सामने वाला, ये तो देखो 90 जिनसे 91 के बनाए, उनके अलावा सिर्फ ये लाइन तो बची, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और थीटा है जिस पे बना है, वो क्या हो जाएगी, वो बेस हो जाएगी, और ये लंब हो जाएगी, इज इट क्लियर। और अभी थीटा नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, इज इट क्लियर। तो आपको पता चल गया होगा 90 के सामने ये कर्ण होती है, तो यानी 25 का स्क्वायर बराबर जो कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी जो बचते हैं ना, उनका स्क्वायर करते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। बाकी क्या बचा, ये यानी 24 का स्क्वायर प्लस ये क्या, ये मेरी त्रिज्या है, तो ओ स्क्वायर, ओ है ना, ओ ही मान लिया, मुझे यही तो फाइंड करनी है, ओ स्क्वायर इज क्लियर। ये मुझे पता नहीं, तो मैंने ओ ही मान दिया जो रख रखा है। अब मुझे पता है 25 का 625 होता है, कैसे, 25 का स्क्वायर का मतलब 25 गुणा 25, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जा 125 होता है, तो 12 आ जाएगा, 25 2 जा 50 होता है, 50 एंड 12 62 आ जाएगी, इज इट क्लियर। दैट मीन्स 625, और 24 का स्क्वायर दैट इज 576 होता है, 576 होता है। कैसे होता है, ऐसे ही कर लिया भाई, 24 इंटू 24 कर लिया तो 575 आ गया, प्लस ओ स्क्वायर। अब मैंने बताया था मुझे ये चाहिए, इज इट क्लियर। तो मैं क्या दूसरे इसको दूसरी तरफ भेजूंगा, तो क्या करूंगा, 625 माइनस 576, दैट इज इस तरफ क्या बचा, ओ स्क्वायर बचा। और जब इनको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और इधर क्या बच रहा है, ओ स्क्वायर। घटा तो आप कर सकते हैं, अब क्या मुझे स्क्वायर हटाना है ना, क्योंकि मुझे ओ चाहिए, तो स्क्वायर हटाना है, तो मुझे पता है कि स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरी तरफ भेजूंगा, तो किस में बदल जाता है, वो अंडर रूट में बदल जाता है। तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा, 49 अंडर रूट हो जाएगा, इस तरफ ओ बचेगा, है ना। और आपको पता है रूट 49 किसका होता है, 7 का होता है, सत्तू सत्तू 49 होता है, इज इट क्लियर। तो 7 का होता है, तो 7 क्या हो गया, इसका ओ के बराबर आ जाएगा, तो ओ हमारे पास क्या आ जाएगी, ओ आ जाएगी बराबर 7, क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। यूपी आपको समझ में आ गया, कुछ ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, और कुछ भी नहीं किया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रखे हैं कि हमें जो आकृति दे रखी है, यानी हमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी दे रखा होता तो भी हम बना लेते, पर फिर भी अभी दे रखा है ना, तो ये सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है ना, और बार किसी पॉइंट से दो एक टेंजेंट खींची जा रही है, ये स्पर्श रेखा है, इज इट क्लियर, स्पर्श रेखा है। तो आपको पता है स्पर्श रेखा को सेंटर से मिलाएंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। तो जो ये दो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल ये 110 डिग्री, इज इट क्लियर। एंगल POQ यानी POQ बीच में जो आता है उसी पे बनता है। जैसे मैं बोलूं कि बीच में क्या आ रहा है, इसमें बीच में क्या आ रहा है, PTQ में बीच में T आ रहा है ना, तो एंगल हमें क्या T वाला पूछा, यानी ये वाला हमें पूछा, ये कितना होगा। बीच में अगर सपोज करो बीच में आ रहा होता, जैसे ऐसे आ रहा होता, कौन एंगल QPT आ रहा होता, तो इसमें बीच में क्या आ रहा है, बीच में P आ रहा है ना, तो हमें ये वाला पूछा होता है, इज इट क्लियर। लेकिन अभी बीच में क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो हमें ये वाला एंगल पूछा है, जो बीच में होता है ना तीनों के, वही मेन एंगल हमारा पूछा होता है। तो गाइस हमें ये 110 दे रखा है, हमें ये पूछा है। तो गाइस हमें पता है प्रॉपर्टी से कि जो स्पर्श रेखा ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। हमें पता है भाई, हमने कई बार ये प्रमेय पढ़ चुकी है, और इसको तो आपको रट जानी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चन इससे ले लिए हैं। और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक स्पर्श रेखा है, ये भी तो एक टेंजेंट है, और ये भी तो एक रेडियस है, तो ये एंगल भी भाई 90 डिग्री होगा। मुझे क्या पूछा, ये पूछा है, तो मुझे पता है कि ये देखो इसमें कितनी भुजा आ गई, 1 2 3 और 4 अगेंस्ट पूरे में, ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अभी तक आप सोचते होंगे सिर्फ ये चतुर्भुज होता है, ये क्या है, इसको थोड़ा खींच दिया, क्या करते हैं, यहां से खींच दिया, तो यहां से खींच गया तो ऐसा हो गया ना, ये थोड़ा इसको कर देते तो इसको खींच दिया, जैसे इसको ऐसे खींच दिया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये ऐसा बन गया, यानी यहां से खींच दिया, तो एक तरह से चतुर्भुज को खींच दिया है, तो थोड़ी शेप अलग हो गई है, वरना वैसे ये चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं आ जाए तो चतुर्भुज है। 4 है, आपको पता है 3 होते ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने डिग्री हो सकते हैं,
180 डिग्री हो सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप पता होगा। जब एक ही होती है, एक ही होता है तो उसमें 180 हो सकता है। जब अब ऐसे आ जाए, जब 3 बन जाए तो क्या होगा, 3 का 180 डिग्री हो जाता है। जब 4 एंगल आ जाए तो उनका होता है 360 डिग्री होता है। आई होप ये आपको पता हो। तो इस चारों कोणों का योग कितना हो जाए, 60 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चूंकि चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज के चारों चारों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है आपको पता है गाइस? चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है गाइस। आई होप आपको ये पता हो, 60 डिग्री होता है। यानी चारों कोणों को जोड़ लेंगे ना, जैसे ट्राइंगल के इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। तीनों का मैक्सिमम 180 होता है। वैसे चतुर्भुज का 180 मतलब 360 होता है। तो क्या करूंगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर 360 कर दूंगा अपने आप। बस क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस, मतलब इसको इस तरीके से नहीं लिखने की जगह मैं लिख दूंगा एंगल टी पी ओ, है ना, एंड एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल ओ क्यू टी एंड एंगल क्यू टी पी। इज इट क्लियर? इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंगल पी प्लस ये वाला कौन सा है, एंगल ओ है, प्लस ये वाला कौन सा एंगल क्यू है, प्लस ये वाला कौन सा एंगल टी है। और कोई थोड़ी, ये चारों जोड़ लिए, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 360 की, क्योंकि मैक्सिमम 360 होता है। चतुर्भुज में 4 भुजा रही, उनमें सभी जो चारों कोण होंगे ना उनको जोड़ लेंगे तो 360 आता है। एंगल पी मुझे पता है 90 है, क्योंकि हमें प्रमेय से हमें पता है। प्लस एंगल ओ मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 110 दे रखा है, प्लस एंगल क्यू कितना दे रखा है, वो 90 दे रखा है, प्लस एंगल टी मुझे पूछा है, वही तो मुझे पूछा है, बीच में टी आ रहा ना तो टी वाला पूछा है। तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 और 110 कितना होता है, वो होता है 200। 200 में 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 290। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो 290 प्लस एंगल टी दैट इज 360 डिग्री। इनको जोड़ लेना है यार, 90 और 110 को जोड़ो, 0 आ रहे 9 10 0, इधर 2 आ जाएगा, फिर 210, अब इसमें 90 और जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 0 9 और 2 290 तो लिखा है मैंने। 290 प्लस एंगल टी दैट इज 360। मुझे ये चाहिए तो इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, तो एंगल टी क्या आ जाएगा 360 माइनस इसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो माइनस 290। तो ये कितना हो जाएगा, जब घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 70। घटाना आई हो गाइस आपको आता हो, फिर भी नहीं आता तो मैं कर देता हूँ। 290 करूंगा, 0 में से 0 गया तो 0, ये 6 में से 9 जाते नहीं तो इधर से लूंगा, इधर से लूंगा तो इस तरफ कितना बचेगा, 3 में से 1 दे दिया इसको, दिया तो 16 हो जाएगा। इज इट क्लियर? है ना। और 16 में से 9 गए तो 7, 2 में से 2 गए तो 0, तो कितना हो गया 0 70 यानी 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है और आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, वो हम पार्ट या लेक्चर नंबर 3 में लेकर आएंगे। उसमें हम थ्योरी तो हमने सारी करवा दी, बस हम सीधे 5 या 6 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में करवाए जाएंगे, सीधे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, थ्योरी नहीं समझाई जाएगी। तो गाइज अगर उस वीडियो के लिए अगर आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो पहले इनको देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी करवाई है, उसके बाद जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में थोड़े हार्ड है, तो पहले उस हार्ड पे आने से पहले हमें क्या बेसिक क्लियर करना है, तो ये लेक्चर 1 और 2 आपके क्लियर होनी चाहिए। तो गाइस लेक्चर नंबर 1 और 2 को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यही जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके लिए काफी मदद करेंगे। सो गाइस हम इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारा लेक्चर इतना यहीं पे फिनिश होता है, तो हम इतनी हार्ड वर्क करें, तो इस हार्डवर्क के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा सी यू सून। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें फर्दर डिस्कशन होगा एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 10.2 का, जिसमें काफी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, सिद्ध करने वाले, सिद्ध कीजिए ये बराबर ये होता है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, जैसे हमने लास्ट में दोनों क्वेश्चन करवाए, कुछ अलग तरीके के होंगे। सो अलग अलग तरीके का होने चाहिए, क्योंकि जब वैरायटी होती है तभी जो होता है लाइफ में मजा आता है। तो गाइस मजे के लिए तैयार हो जाइए। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा सी यू सून।